नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर कथित 750 करोड़ के शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसीबी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मरांडी ने आरोप लगाया कि एसीबी ने जानबूझकर समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिससे आरोपियों को बेल मिल रही है। इसके चलते उन्होंने मामला एसीबी से हटाकर सीबीआई को सौंपने की आवश्यकता जताई है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही घोटाले की असल गहराई और इसमें शामिल लोगों की पहचान हो सकेगी। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की गंभीरता को उजागर करते हुए कार्रवाई की अपील की है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस प्रदेश के राज्यपाल से हम प्रातःकाल 10 बजे उनसे हम मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। चूंकि इस मामले की जांच होगी तो ये पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाला में कितने लोग शामिल हुए हैं। आखिर आज एसीबी को क्या परेशानी है कि गिरफ्तारी 2021 में 20 में 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया करीब। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी परिणामों को प्रभावित करने के लिए बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अवैध मतदाताओं को झारखंड की मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले पर भी आपत्ति जताई। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ममता बनर्जी लगातार शिकायत मोड में रहती हैं। उन्होंने कहा कि कभी वो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जताती हैं, तो कभी अन्य कई मुद्दों को लेकर आरोप लगाती हैं। जी, अब हमें याद दिलाती है मशहूर अदाकारा मीना कुमारी जी की, जिनके बारे में कहा जाता था कि हर सीन में उनके आंसू निकलते हैं, उनके आंसू से दर्शक भी रो पड़ते थे। टीयर जरकर स्टोरीज हुआ करती थी उनके, खाली आंसू आंसू। और ममता बनर्जी जी भी भले ही आंसू भर लेती हर एक बातों पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन उनके आंसू के कारण लोगों के आंसू नहीं निकलते। वो क्राई बेबी लेडी हो गई हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। अब ममता जी ऐसी हमेशा जो है वो रोती रहती हैं कि कभी वोटर लिस्ट कट रहा, कभी एसआईआर के कारण कट रहा, जो गलत वोटर्स हैं उनको किया जा रहा। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सैकड़ों जुडिशियल ऑफिसर्स को बैठा कर रखा है, उनकी निगरानी में एसआईआर की चल रही है, वोटर लिस्ट की जांच चल रही है। कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा नहीं? ममता दीदी आप मीना कुमारी की एक्टिंग करना बंद करें। अब कौन सी चुनाव प्रक्रिया इसमें प्रभावित होगी, ममता जी बताएं। अगर एक आईएएस को हटाकर दूसरे आईएएस को रखा जा रहा है तो इसमें कौन सी प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी? क्या आईएएस में एफिशिएंसी नहीं होती? अगर एक थानेदार को हटाकर दूसरे इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जा रही है तो क्या उसमें जो आपकी चुनाव प्रक्रिया जो है प्रभावित हो जाएगी? दरअसल ना, जिन लोगों को हटाया गया है वो ममता दीदी के लगता है टूल किट बन गए थे। उनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद करना फिजूल बात थी। इसीलिए ममता दीदी को मिर्ची लग रही है साहब कि हमारे जितने पसंदीदा अफसर थे, जिनके जरिए हम चुनाव जीतते थे, आज उनको क्यों हटा दिया गया। अब इनको पता है कि इनकी सत्ता जाने वाली है। भारत की सबसे बड़ी तानाशाह का, जो प्रजातांत्रिक तानाशाह का अब शासन जल्द खत्म होने वाला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर के शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। इस आदेश के अनुसार 2 वर्षों के भीतर टेट पास करना अनिवार्य है।
अन्यथा सेवा समाप्त की जाएगी और प्रोन्नति भी नहीं दी जाएगी। इस फैसले के विरोध में सभी प्रदेशों के शिक्षक संघ ने 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने बोकारो से रांची जाते समय रजरप्पा में मीडिया से कहा कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन शिक्षक चाहते हैं कि यह आदेश वापस लिया जाए और पुराने कानून को बहाल किया जाए। देश भर से लाखों शिक्षक इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। शिक्षक संघ का कहना है कि यह आदेश उनके भविष्य के लिए गंभीर खतरा है और इसे तुरंत संशोधित करने की आवश्यकता है। 4 तारीख को रामलीला मैदान में दिल्ली में जो आंदोलन है वो देश के सभी राज्यों से शिक्षक उस आंदोलन में रैली में आ रहे हैं और उस रैली को करने का मुख्य कारण ये रहा कि 1 सितंबर 25 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया जिसमें माननीय न्यायाधीश में ये कहा गया है कि जो शिक्षक शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले नियुक्त हैं, उस समय टेट लागू नहीं था, टेट आया भी नहीं था। अब कोर्ट के आदेश से उनको भी टेट करना अनिवार्य होगा। अगर वे टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी, प्रोन्नति तो नहीं ही मिलेगी। अब यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है न्यायाधीश कि जो कानून पहले था ही नहीं और जब शिक्षक 2010 के पहले नियुक्त हुए थे उस समय जो भी सरकार की नियमावली थी, जो भी परीक्षाएं थी, उसको पास करके शिक्षक आए थे। उस समय की नियमावली को अब टेट के नियमावली से ओवरलैप करना ये समझ से परे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर स्थानीय निवासियों और होटल व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट तो 200 रुपये बढ़ा है, लेकिन 200 रुपये बढ़ा के भी हमको कब मिलेगा इसका इंतजार करना है। अगर कमर्शियल मिलता 200 रुपये बढ़ा के भी 400 रुपये गवर्नमेंट बढ़ाती है और मिलता तो आज हम लोग कोयला नहीं जलाती, जिसमें इतना परेशानी है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि मेरे पास फुल स्टॉक है, पब्लिक पास पहुंच नहीं रहा है, जिसका देन है कि यार डोमेस्टिक सिलेंडर भी 2500 और 3000 में बिक रहा है। घर में खाना जिसके पास घट रहा है वो भी लेके जा रहा है 2500 रुपये में घर में खाना बनाने के वास्ते। गवर्नमेंट दावा बड़ा बड़ा कर रहा है, लेकिन पब्लिक धरातल में कुछ नहीं है। धरातल में आएगा फिर बात करेंगे 200 बढ़ा या 100 बढ़ा। अभी तो 50 बढ़ा है, अभी तो मेरे लिए जीरो है, और 500 बढ़ा है तो भी मेरे लिए जीरो, क्योंकि हम लोग के पास आ नहीं रहा है। कोई भी जितना गैस देने वाला है, किसी को बोलते हैं एक तो प्राइवेट वाला है उसको बोलते हैं तो कैसे 200 रुपये के जी, जबकि एजेंसी वाला है निर्मल गो ये लोग जो है 200 रुपये के जी। अब 200 रुपये के जी काम करके क्या धंधा कर लेगा। गवर्नमेंट का दावा से कुछ फायदा नहीं है जब तक पब्लिक के पास सामान ना आए। 200 रुपये बढ़ाएं, 150 रुपये बढ़ाएं, 300 रुपये बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान आना चाहिए, सुविधा होना चाहिए कि आदमी ले करके जलाए। अब धुआं का चक्कर है, पूरा बच्चा लोग परेशान है, कभी किया हुआ नहीं है, उसकी वजह से पूरा का पूरा परेशान है। लेकिन जीवन है, पेट चलाना है तो किसी न किसी तरीके से तो करना होगा। तो कोयला पे शिफ्ट कर, अभी तो कोयला पे शिफ्ट की है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा आदमी। ये तो ऐसा नहीं ना है भाई कि 10 दिन का बंदी है, 11वां दिन आपको गैस मिल जाएगा, चलो 10 दिन दुकान बंद कर देते हैं। तो कोई निर्धारित नहीं है कि 6 महीना जाएगा कि 1 साल जाएगा कि 2 साल जाएगा। मजबूरी है, डिपेंडेंट आदमी हुआ है, चेंज किया है, लेकिन गवर्नमेंट का दावा से अभी कोई फायदा नज़र नहीं आ रहा। कुल मिला करके ये है, डेली टीवी में देख रहे हैं हमारे पास फुल स्टॉक है, मिल नहीं रहा, रख के आप क्या कीजिएगा। क्या नाम हुआ? संजय कुमार, होटल व्यवसायी है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर सरकार ने 200 रुपये बढ़ा दिए हैं, क्या कुछ परेशानी हो रही है? क्योंकि आप लोग भी छोटा मोटा होटल व्यवसाय चलाते हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं इस बढ़ोतरी? सर 200 रुपया तो वो सरकार बढ़ाई है, बाकी फिर भी 200 रुपये बढ़ाने के बावजूद भी हम लोग को गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहा। और मार्केट में आ रहा है सिलेंडर तो वो काला बाजारी हो जा रहा है। वो सिलेंडर 14 किलो वाला 2000, 2500, 3000 में मिल रहा है। हम लोग लास्ट उपाय वही एक कोयला का चूल्हा बनाए हुए हैं, उसी में काम कर रहे हैं। परेशानी तो सर बहुत क्या नाम हुआ, क्या कर? गुड्डू कुमार, बस ये छोटा मोटा धंधा है सर। दीपक जी, पहले तो आप ये बताएं क्या करते हैं, और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 195 रुपये 50 पैसे फिर से बढ़ा। देखिए, दाम बढ़ने से कोई मतलब नहीं रखता है, दाम बढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिल कहाँ रहा है? मिलना चाहिए ना। दाम बढ़ने से क्या मतलब है? मिलना चाहिए। मान लीजिए सिलेंडर रखेंगे, आ गया, पकड़ेगा, कहाँ से लाया, मिलेगा तो 1 महीना हो गया, 1 महीना पार हो रहा है कि नहीं मिला। हम लोग कोयला में काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, मतलब सिलेंडर मेरे ख्याल से ब्लैक हो रहा है। जो भी छोटा छोटा मोमो सब है
200-300 रुपये किलो भरवा रहा है, कहीं कहीं से ब्लैक हो रहा है। 100% समझिए ब्लैक हो रहा है। एजेंसी वाला भी ब्लैक कर रहा है, छोटा रहे या बड़ा रहे या 5 किलो वाला हो, सब ब्लैक हो रहा है। 5 किलो का दाम हो गया 1000, मांगिएगा ना, बोलेगा 1000 लगेगा, तो 1000 हम लोग को होटल में पोसाई पड़ेगा नहीं, पहला नंबर। अब बड़ा वाला तो 1 महीना पार हो के मिलेगा ही नहीं, उम्मीद नहीं, इस साल तो उम्मीद ही नहीं रखते मिलेगा। ये कोयला में काम कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी कला को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। अबीरा संस्था की पहल पर गांव की महिलाओं और युवतियों को सोहराय और सोहरा जैसी पारंपरिक पेंटिंग की कई महीनों से प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है, ताकि वो अपनी कला के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके। पूर्वी हलुदबनी पंचायत के बागान टोला स्थित जाहिर स्थान की दीवारों पर महिलाओं ने आकर्षक और पारंपरिक पेंटिंग बनाई, जो उनकी संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। इन खूबसूरत चित्रों का उद्घाटन संस्था के संस्थापक, मुखिया और ग्राम मांझी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संस्था की ओर से कहा गया कि इस पहल से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और अपनी पहचान बना सकेंगी। ये प्रयास न केवल कला को संरक्षित करेगा, बल्कि महिलाओं के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। मैं ग्राम पंचायत की मुखिया पानू मुर्मू हूँ। जैसा कि हमारे पंचायत में शुरू से ही 1-2 साल हो रहा है कि पेंटिंग का ट्रेनिंग मिला हुआ है, कि इसमें हमारे जो अलग अलग जो एनजीओ से हम लोग को सहायता मिली है, जैसे कि टाटा पूर्वाधार और टाटा प्रोफेशन पहले तो उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद हम लोग अभिरा संस्था से मिले, तो अभिरा की मैडम श्वेता मैम बहुत हेल्पफुल है, और उनके द्वारा हमारे यहाँ सोहरा और सोहरा पेंटिंग का ट्रेनिंग दिया गया। तो हम लोग कैनवस में ट्रेनिंग करते, कैनवस में ट्रेनिंग हुआ है, कपड़ा में ट्रेनिंग हुआ है। तो अभी था हम लोग का वॉल पेंटिंग के लिए मैम के द्वारा ही ट्रेनिंग दिया गया है, जिसमें हमारे सर हैं सोनाराम सोरेन जी हैं। तो ये हमारे लिए हमारे जो संथाल समाज की है या तो आदिवासी समाज की है, सोहरा पेंटिंग बहुत समृद्ध है, जो शायद हम लोग पूरी तरह से सब बच्चे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह से वॉल पेंटिंग किया गया है, उससे हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो अपनी जो इस कला की जो समृद्ध है उसके बारे में जान पाएगी। और साथ ही ये भी होगा कि बच्चे लोग जो हैं इसमें सीखेंगे। और दूसरी चीज़ है, अभी के जो बच्चे हैं मेनली है कि आप लोग जो मुख्य धारा से भागते ही रहे, जैसा नशा में होंगे या तो फिर आपका मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आर्ट एक ऐसा साधन है जिसमें बच्चे लोग को हम लोग पूरी तरह से उन चीज़ों से दूर रख सकते हैं, और इसमें उन लोग को ज्ञान भी बढ़ेगा, साथ में उनका स्किलनेस भी होगा, जो भविष्य में जो बच्चों के लिए है ना, लाइफ के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। साहेबगंज के राजमहल प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने एफसीआई गोदाम से चावल लेने से इनकार कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सेक्टर 5, 6 और 7 की सेविकाएं चावल उठाने गई थी, लेकिन जांच में पाया कि चावल में कीड़े लगे हुए थे और उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। सेविकाएं ने कहा कि खराब चावल बच्चों को देना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी भी हालत में खराब अनाज स्वीकार नहीं करेंगे। सेविकाओं ने ये भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को पोषण देने की जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता अस्वीकार्य है। इस घटना ने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीर जिम्मेदारी को सामने रखा है। वीडियो ले रहे हैं, ठीक है? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर की जीवन धारा मानी जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरखाई नदियां दूषित हो चुकी हैं। हाल ही में नदी में मछलियों के मरे तैरते हुए पाए जाने का दृश्य सामने आया, जिससे आसपास के लोग हैरान रह गए। मछलियों की बड़ी संख्या में मरने और दुर्गंध फैलने से स्थानीय लोग नदी के पास नहीं रह पाए। सवाल ये उठ रहा है कि कौन सी कंपनी ने अपना हानिकारक केमिकल नदी में छोड़ा है, जिससे ये नुकसान हुआ। स्वर्ण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पहले ही उठाई और लगातार इसके बचाव की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब दूषित केमिकल पूरे जलस्तर को प्रभावित कर चुका है। नदी में मछलियों की मौत और बदबू के लिए जिम्मेदारी प्रशासन या उस कंपनी पर है जो प्रदूषण फैला रही है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों में चिंता और नाराजगी पैदा कर दी है।
आप तो वहीं तो जमीन का पानी गिरने के बाद में पानी जो बह गया, उसके बाद जो है मछली मरने लगा। गैस पानी की आया क्या आया ये तो हम लोग को जानकारी नहीं, लेकिन मछली मरने लगा पानी आने का बाद। हाँ, महका तो जरूर महक रहा, अभी तो पूरा महक ही रहा, नदी पूरा महक रहा है, मछली का गंध जा रहा है। बीमारी का खतरा तो हो सकता है, देखिए जब नदी ही गंदगी है तो फिर तो खतरा तो बढ़। ऐसे तो हम लोग को जानकारी नहीं है इसके बारे में। कंपनी से हम लोग को तो कोई मतलब नहीं है, कंपनी तो चलता ही है। मतलब है ना। हाँ, नदी से तो हम लोग नहाता धोता है, लेकिन वो अभी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि ऐसा पानी होता है कि मुंह में लेने लायक नहीं रहता है, तो आदमी मजबूरन, हम लोग के पास तो ऐसे कोई पानी का सुविधा नहीं है, तो फिर हम लोग नहाते धोते हैं उसे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर में चापड़ से हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे शहर में डर का माहौल है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छाया नगर में 2 युवक कैरम खेल रहे थे, तभी उन पर अचानक चापड़ से हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला रामनवमी के दौरान भुइया डी निवासी सुरु भुइया और करण भुइया से पहले हुए विवाद का बदला था। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस तरह की लगातार बढ़ती घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आम लोगों में भय का माहौल बना दिया है। क्षेत्र अंतर्गत छाया नगर एक जगह है, वहाँ पर 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हैं। दोनों का इलाज चल रहा है और जो भी इसमें एक्यूज लोग हैं उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है। कुछ लोगों को उठाया भी गया है और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। तो बताया जा रहा है कि इन लोगों को पुराना विवाद भी था, रामनवमी में झगड़ा हुआ। हाँ, पुलिस कार्रवाई नहीं की थी। ऐसा नहीं है वो, लेकिन हाँ पहले से विवाद था और उसमें क्या कार्रवाई था, क्या कंप्लेन हुआ था, ये फिर हम लोग आपको बाद में बताएं। जिस दिन रामनवमी का जुलूस निकला था, उस दिन मेरा भाई, इनका बेटा नंदू लोहार को गला पे कपड़ा बांध के लेके जा रहा था। कौन लेके जा रहा था? करण लोग, दीपाली का बेटा, ठीक है। तब तक सुरु भुइया का बेटा लोग आया, ठीक है। उसके बाद सनी को आवाज दिया तो सनी दौड़ करके गया उसको बचाने के लिए, तब तक वो लोग सब भाग गए, ठीक है। उस दिन मारपीट दोनों का बीच में हुआ। उसके बाद सुरु भुइया सबको लेके आ गया, जो टीम का नाम बता रहे हैं, ठीक है। 70-80 लोग थे उस दिन। सब बोलते, सुरु भुइया बोलता तुम लोग के लड़ाई करने, अगर हम लोग लड़ाई करने जाएंगे तो हम लोग 2 लेडीज जाएंगे। उसका बेटी के साथ मेरा हाथापाई हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर की डीएम लाइब्रेरी को अब देशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी के नाम से नए रूप में विकसित किया गया है। नगर विकास विभाग के सौजन्य से इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर विधायक पूर्णिमा साहू, मंगल कालिंदी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। विधायकों ने कहा कि ये लाइब्रेरी गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां वो निःशुल्क पढ़ाई कर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। खासकर सरकारी स्कूलों के उन बच्चों के लिए ये पहल महत्वपूर्ण है जिनके अभिभावक महंगी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। वहीं कृष्णा कुमार ने बताया कि लाइब्रेरी में करीब 40,000 किताबों का संग्रह किया गया है और यहाँ डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे छात्र आधुनिक तरीके से भी पढ़ाई कर सकेंगे। देखिए, सबसे आज खुशी का उत्साह का दिन है कि आज शहर के बीचों बीच जमशेदपुर आपका लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन हुआ है, संपन्न हुआ है। और आज इस राज्य के निर्माता पूजनीय बाबा वीर देशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी केंद्र के नाम से आज इस लाइब्रेरी का संपन्न हुआ है। एक बड़ा गुरु जी का जो सपना है, गुरु जी का सपनों को साकार करने वाला काम है। और आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरे जमशेदपुर जिला में किसान, मजदूर, गरीब छात्र छात्राएं जो है, गरीब के बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से पढ़ने के लिए यहाँ लाइब्रेरी में आएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे और पढ़ लिख कर शिक्षित बनेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग युवती से 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत की, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्णा कुमार ने
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी अजय कुमार ने कहा कि इस मामले में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही है। क्षेत्र में एक मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ लोग थे लड़के थे जो उसके साथ में गलत करने का उन्होंने कार्य किया था, प्रयास किया था। और इस संदर्भ में रजरप्पा पुलिस के द्वारा, हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।